This एंटर conference will कर्नाटक. now be recorded. नाही, मी इकडनंच दाखवीन परिचय. बरं, दोन्ही इंट्रोडक्शन दाखवाल ना सर तुम्ही? हो हो. ओके. पहिले स्तवन घेऊया आणि मग परिचय. हो हो हो. नमस्कार. अमृत महोत्सवी वर्ष 1 वर्षीय व्याख्यानमाला में आप सभी जनों का स्वागत है. वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर के अमृत महोत्सव वर्ष के कारण गए 1 साल से हम ये एक रुग्णानुभव व्याख्यानमाला हर महीने में एक रविवार को आयोजित करते हैं. उसमें सर के ही विद्यार्थी अपने रुग्णानुभव सादर करते हैं. आज इस व्याख्यानमाला का अगला दौर है. इसमें जो रुग्णानुभव सादर करने के लिए जो व्याख्याता उपस्थित है वैद्य वर्षा मुंडे, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ. हमारे गुरुवर्य वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर इस व्याख्यानमाला में उपस्थित रह के हम सभी को अंत में मार्गदर्शन भी करते हैं और बहुत सारे वैद्यगण विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो भी हर महीने में हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं. उन सभी का मैं इस व्याख्यानमाला में स्वागत करती हूँ. कार्यक्रम की शुरुआत हम धन्वंतरी स्तवन से करेंगे. तो मैं वैद्य विलोक जी से अनुग्रह करती हूँ कि वो धन्वंतरी स्तवन दिखाए. शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोतोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीनम्. धन्वंतरी स्तवन के कारण जो प्रसन्न वातावरण यहाँ पर अभी निर्माण हुआ है उसी में हम आगे जाते हुए हमारा कार्यक्रम आगे की ओर ले जा रहे हैं. इस कार्यक्रम जो शुरू हुआ है वो कारण है कि वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी सर के अमृत महोत्सव वर्ष के तौर पर हम ये रुग्णानुभव की व्याख्यानमाला सादर करते हैं. आप सभी को सर का परिचय तो है ही, लेकिन एक बार जो नए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनके लिए मैं सर का अल्प परिचय देती हूँ. वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी सर आयुर्वेद शास्त्र में पदव्युत्तर अभ्यासक्रम के साथ उन्होंने अपना पीएचडी भी पूर्ण किया हुआ है. वो महाराष्ट्र शासन में आयुर्वेद के सर्वोत्तम पोस्ट पे डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद के पोस्ट पे थे. वहां से निवृत्त होने के बाद ही सर का जो चरक निरूपण का कार्यक्रम शुरू हुआ है वो अखंड चल रहा है. तब से लेके 2007 से आज तक करीबन 150 संहिता निरूपण
के कार्यक्रम सर के संपन्न हुए हैं, जो पूरे भारतवर्ष में सभी को ज्ञात है। और बहुत सारे वैद्यगण, विद्यार्थीगण उससे परिचित है, लाभार्थी हुए हैं और उसी के साथ अपना अनुभव और अपना शास्त्राभ्यास बढ़ा रहे हैं। सर अनेकविध राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी है। संस्कृत भारती महाराष्ट्र राज्य पश्चिम विभाग के सर प्रमुख तथा इस संस्था से विभिन्न कार्यक्रम के तौर पर उससे भी सर संलग्न है। सर की सही पहचान यह है कि सर के संपूर्ण भारतवर्ष में आयुर्वेद चिकित्सक और अध्यापक के तौर पर जो विद्यार्थी सभी जगह पे अपना अपना काम करते हैं, उसी से सर का परिचय बहुत सारे लोगों तक जाता है। सर की चरक ऊहन नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और वो सभी विद्यार्थियों को, वैद्यों को अपने अभ्यास के लिए या चिकित्सा उपक्रम के लिए बहुत लाभदायी होती है। तो ये सर का परिचय है। अभी जो आज के व्याख्याता है, उनका भी परिचय मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उनका पूरा नाम वैद्यवर्षा मुंडे। वैद्यवर्षा भारतीय संस्कृति दर्शन आयुर्वेद ट्रस्ट का जो आयुर्वेद कॉलेज है, महाविद्यालय है, वहां पर ही उन्होंने अपना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण किया है। अभी आरोग्य वेद आयुर्वेदिक क्लिनिक दीघी में उनका खुद का क्लिनिक है और 5 साल से वहां पर वो रुग्ण चिकित्सा में कार्यरत है। जिला परिषद पुणे द्वारा आशा हेल्थ वर्कर के लिए आयोजित कोविड-19 वर्कशॉप में उन्होंने अपना मार्गदर्शन पर व्याख्यान देने का भी काम बहुत अच्छी से किया है। कौमार भृत्य विषय में विद्यापीठ में उनको स्वर्ण पदक प्राप्त है और वाघोली में जब उन्होंने अपना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण किया था, तब वो साक्षात वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर के साथ ही उनका अध्ययन का काम पूरा हुआ है, तो वो उनकी विद्यार्थिनी है और उसी का प्रयोग, अभ्यास का, अध्ययन का और अपना चिकित्सा अनुभव का प्रयोग उनके जो क्लिनिक में उनके पास जो अनुभव है, वही अनुभव आज हमारे सामने वैद्य वर्षा मुंडे प्रस्तुत करने वाली है। तो अभी मैं वर्षा को विनंती करती हूँ कि वो इसके आगे आपका जो रुग्णानुभव का व्याख्यान है वो प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद गया मैडम। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस, हाँ, आवाज आ रही है। सिर्फ आप स्क्रीन फिर से एक बार शेयर कीजिए। जी सर, जी। यस, दिखाई दे रहा है हमें। नमस्कार, मैं वैद्य वर्षा मुंडे, एमडी आयुर्वेद। मैं आदरणीय धर्माधिकारी सर की विद्यार्थिनी रह चुकी हूँ। जब मैं एमडी कर रही थी, तब मुझे सर के साथ पूरा चरक पढ़ने का मौका मिला था। सर मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्टेड दिखाई दे रहा है। आवाज आपकी आ रही है। अगर हमें कुछ लगता है तो आपको कॉल हाँ करेंगे। जी जी। मैं अपना लेक्चर शुरू करने जा रही हूँ।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वैद्य धर्माधिकारी सर की अनुमति लेके मैं ये व्याख्यान शुरू करती हूँ। मैंने जैसे बताया कि मैं आदरणीय धर्माधिकारी सर की विद्यार्थिनी हूँ और उनके मार्गदर्शन में मुझे पूरा चरक पढ़ने का मौका एमडी करते समय मिला था। जब हम एमडी कर रहे थे और उससे पहले जब बीएमएस कर रहे थे तो हमने जब चरक पढ़ा था और एमडी करने के बाद जो सर ने हमें जो अलग नजरिया चरक संहिता का या जो ग्रंथ है आयुर्वेदिक ग्रंथ उन्हें देखने का जो अलग नजरिया हमें दिखाया, उससे हमें हमारी चिकित्सा में मतलब हम चिकित्सा का जो रुख है वही काफी बदल गया। और जो छोटे छोटे सिद्धांत मतलब खूब बहुत बड़ा व्याधि और ये ऐसे नहीं, छोटे छोटे सिद्धांत और छोटे छोटे संप्राप्ति में कैसे भंग करना है और एक एक द्रव्य से संप्राप्ति भंग करके हम चिकित्सा का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सर ने हमें सिखाया था। मेरा जो मैं बहुत बड़ी वैद्य नहीं हूँ, मतलब सिर्फ 4-5 साल ही हुए हैं मुझे प्रैक्टिस में पड़े हुए, तो बहुत ज्यादा केसेस भी नहीं देखे हैं मैंने, लेकिन जो केसेस देखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो चिकित्सा सिद्धांत है जिसके ऊपर अभी मैं चिकित्सा कर रही हूँ, उसका एक जो है पहला वो दोष शमन, मतलब जो दोष बढ़े हुए हैं हमारे शरीर में, वात पित्त कफ, वो दोष प्रधान रख के उनका शमन करना। जो अगर द्रव्य सिर्फ शमन चिकित्सा से वो व्याधि अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल सकता है तो शोधन करना, निदान परिवर्जन, जिस हेतु के कारण ये जो दोष असमानता हुई है और व्याधि बढ़ गया है, वो हेतु बंद करना। क्योंकि ऐसे होता है कि हम चिकित्सा दे रहे होते हैं और जो रुग्ण है वो उसका हेतु चालू रहता है, तो हमें उतना चिकित्सा फल नहीं मिल पाता क्योंकि हेतु चालू रहने के कारण संप्राप्ति कहीं पे भंग नहीं हो रही होती है। उसके बाद आती है अग्नि चिकित्सा। अग्नि चिकित्सा में आजकल लाइफस्टाइल लोगों की बदल गई है, सब बदल गया है उस वजह से जो अजीर्ण और ये सब है उसके कारण वो रोग जल्दी अच्छा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से अग्नि पे चिकित्सा और आहार, जो डाइट है आजकल बहुत अलग अलग तरह के डाइट का फैड लोगों में आ चुका है, तो उसके जो दुष्परिणाम है वो हमें दिखाई देते हैं। लोगों को पता नहीं होता है कि इस वजह से ये हो रहा है, लेकिन एक जो कारण है रोगोत्पत्ति का वो आज के जीवन शैली में वो आहार है। जो चरक संहिता में बताया है कि यह खलु व्याधि नाम निमित्त पूर्व रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषानुप्रविष्टानंतरम, मतलब जो निमित्त है जिसके कारण रोग हुआ है, पूर्व रूप, हमारे क्लिनिक में मतलब मेरे क्लिनिक में पूर्व रूप अवस्था में ज्यादातर पेशेंट नहीं आते हैं। जो आते हैं वो रूपावस्था में और काफी देर मतलब वो जो व्याधि है वो बहुत सालों तक या बहुत दिनों तक चलता हुआ है, उस अवस्था में मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं ज्यादातर। उपशय और जो संप्राप्ति वो देख के जो दोष जिन हेतुओं के कारण जो दोष बढ़े हुए हैं, भेषज हम वो दोष और वो संप्राप्ति भंग करने के लिए क्या द्रव्य यूज करने वाले हैं, देश, जो रुग्ण हमारे पास आता है वो कौन से देश में है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अभी हम जो जहाँ पे रहते हैं वो जो 3 देश के प्रकार बताए गए हैं, आनुप, जांगल और साधारण, वो भी बहुत मायने करता है। काल,
जो काल चल रहा है, मतलब जो ऋतु चल रहा है अभी अभी तो बहुत ज्यादा ऋतु वैषम्य दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो ध्यान में रखते हुए कि कौन से ऋतु की जो लक्षण है वो बाहर है प्रकृति में, और उसका असर हमारे शरीर में कैसे पड़ रहा है, वो ध्यान में रखते हुए औषध योजना करना। रुग्ण का बल, रुग्ण का शरीर, रुग्ण का सार, आहार, वो किस प्रकार का आहार ले रहा है, उसका सात्म्य, सत्व, उसकी प्रकृति और उसका वय, ये सब मायने रखते हुए हमें चिकित्सा करनी होती है। बेशक एक वैद्य को चिकित्सा करनी होती है। तत्र व्याधयो अपरिसंख्यया, व्याधि बहुत सारे हैं, अति बहुत्वात्, दोषास्तु खलु परिसंख्यया भवन्ति अनति बहुत्वात्, दोष 3 ही हैं। इसलिए हम व्याधि के बारे में ज्यादा सोचने के अलावा हम अगर दोषों पे ध्यान दे तो हमें संप्राप्ति भंग करने का रास्ता मिल सकता है। प्रकोपितास्तु खलु ते प्रकोपण विशेषात दूष्य विशेषात विकार विशेषात अभिनिर्वर्तते अपरिसंख्यया। मतलब जो दोष है वो किस हेतु से प्रकोप हुआ है उनका, वो किसके साथ अनुबंध कर रहे हैं और वो जाके किसको दुष्य कर रहे हैं, किसको दूषित कर रहे हैं और उससे क्या व्याधि हो रहा है, ये सब ध्यान में रखते हुए भेषज को चिकित्सा करनी चाहिए। शारीर दोषानाम एकाधिष्ठान्यानां सन्निपातः संसर्गो वा समान गुणत्वात् दोषा ही दूषणैः समानः। जो समान गुण से ही वो जो दोष है वो बढ़ाता है। मतलब अगर गुरु स्निग्ध आहार है तो वो जाके कफ को बढ़ाने वाला है। उष्ण जो है गुण, वो उष्ण गुण का आहार वो जाके पित्त को बढ़ाने वाला है। तो सन्निपात और संसर्ग से जो शारीर दोष एक में आपस में जो अनुबंध या अनुबंध कर रहे हैं, वो इस सबको ध्यान में रखते हुए हमें चिकित्सा करनी है। तो मैं अभी पहले जो मेरी केस है मैं उस पे जा रही हूँ। मेरे पास एक रुग्ण आई थी। उसका जो एज था वो 48 उम्र साल की थी। वो स्त्री रुग्णा थी। व्यवसाय से वो आंगनवाड़ी सेविका थी। जब मेरे पास आई थी तो लक्षणों में अनियमित रजस्राव था। उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वो 3 महीने पहले का था और तीव्र उदरशूल हो रहा था। वो लक्षण लेके मेरे पास आई थी। 2 महीने पहले उसको सेम लक्षण के कारण वो एक डॉक्टर के पास गई थी। तो उन्होंने तब जो लाक्षणिक चिकित्सा की थी तब उसकी लक्षणें कम हो गई थी। लेकिन फिर बाद में ये लक्षणें कम न होने के कारण वो मेरे पास आई। तो मैंने जो हेतु देखे वो अनियमित रजस्राव था, इसलिए मुझे यूटेराइन फाइब्रॉइड की आशंका लगी पहले। इसलिए मैंने वो रुग्णा को यूएसजी एब्डोमेन करने के लिए भेजा था। तो ये उसका रिपोर्ट था। उसके रिपोर्ट में लिवर पैरेन्काइमा शो डिफ्यूजली इंक्रीज्ड एको पैटर्न सजेस्टिव ऑफ ग्रेड 1 फैटी चेंज, ये था। गॉल ब्लैडर में सिंगल कैलकुलस सीन मेजर्स 3 mm और जो ओवरीज का ओवरीज में बोथ ओवरीज शोज मल्टीपल पेरिफेरली अरेंज स्मॉल फॉलिकल्स विद सेंट्रल एकोजेनिक स्ट्रोमा। तो इम्प्रेशन में कोलेलिथियासिस एंड मल्टीपल पेरिफेरली अरेंज स्मॉल फॉलिकल्स विद सेंट्रल एकोजेनिक स्ट्रोमा इन बोथ ओवरीज। ये तो मॉडर्न का इन्वेस्टिगेशन था जो तीव्र उदरशूल के कारण मैंने करवा के लिया था। जो मैंने हेतु लिए तो उसमें मुझे ये ध्यान में आया कि परिशिष्टान्न सेवन, मतलब रात का खाना बहुत ज्यादा खाने में आ रहा था। आंगनबाड़ी सेविका थी, थोड़ा लो इकोनॉमिक स्टेटस की पेशेंट थी। आतप सेवन, जो आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो वर्क का ये था, तो उसको 12 से 3 तक घरों घरों में जाके
जो एक अहवाल जैसे बनाना था, इसलिए वो सर्वे करने के लिए जाती थी। इसलिए वो आतप सेवन ये एक मेजर हेतु उसमें दिखाई दिया। और दधी सेवन, उसको दधी बहुत प्रिय था। ये हेतु जब मैंने पहली बार उसकी केस ली तो ये मुझे ध्यान में आ गए थे। चरक में जो ये संतर्पणोत्थ व्याधि में मैंने संतर्पणोत्थ व्याधि की संप्राप्ति मुझे लगी जब ये रुग्णा मेरे पास पहली बार आई थी। तब स्निग्ध मधुर गुरु पिच्छिल जो पर्युषितान्न है वो गुरु में आता है। और जो इंद्रिय जो चरक इंद्रिय स्रोतों लेपो जो बताया गया है यहाँ पे, जो मल्टीपल पेरिफेरली अरेंज स्मॉल फॉलिकल्स, ये एक प्रकार का इंद्रिय स्रोत उस पे लेप ही हुआ है और शोफ है, ऐसा मेरा निदान रहा था। तो जो मेरा चिकित्सा का सूत्र था वो हेतु विपरीत, मतलब अभी जो गुरु और पर्युषितान्न जो है उसके कारण जो अग्निमांद्य हुआ है और आतप सेवन है वो उष्ण गुण जो हुआ है, मतलब जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, इस पेशेंट में गुरु और क्लेद बढ़ने के बाद, रसदुष्टि होने के बाद आतप सेवन के कारण वो क्लेद शुष्क हुआ है और उसका जो अश्मरी हुआ है, ऐसी मेरी संप्राप्ति मैंने ध्यान में रखते हुए, और दधी सेवन से अभिषंद बढ़ने के कारण क्लेद, और क्लेद जो आतप सेवन के कारण जो शुष्क हुआ है उसके कारण जो गॉल ब्लैडर स्टोन अश्मरी जो हुआ है, ये संप्राप्ति ध्यान में रखते हुए मैंने लघु तीक्ष्ण जो है वो अश्मरी भेदन के लिए तीक्ष्ण, लेकिन जो उष्ण गुण आतप सेवन के कारण बढ़ा है वो ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब तीक्ष्ण गुण से पित्त नहीं बढ़ना चाहिए, वो ध्यान में रखते हुए द्रव्य की योजना करना। अग्निदीपन, अग्निदीपन क्योंकि जो पर्युषित आहार वो लेती थी या जो अध्यशन हो रहा था उसका थोड़ा बहुत, और लो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण अति चिंता एक हेतु था, उसके कारण रसदुष्टि थी। तो ये सब एक दूसरे में मिलके जो अजीर्ण हुआ है उसके कारण वो बढ़ ही जा रहा था। तो मैंने जो चिकित्सा में जो द्रव्य मेजरली यूज किया था वो इंद्रय, पाठा, मुस्ता और वचा एक यूज की थी मैंने। और व्याधि विपरीत जो शोफ, जो व्याधि ध्यान में रखते हुए शोथग्न द्रव्य और निदान परिवर्जन, मतलब आतप सेवन जो है वो मैंने पूरा बंद करने को के लिए कहा था। पर्युषित आहार जो वो ले रही थी वो बंद करने के लिए कहा, और दधी सेवन पूरा बंद करने के लिए कहा था। और चरक में जो चिकित्सा सूत्र में आया था, चरक संतर्पणोत्थ व्याधि में जो चिकित्सा बताई गई है उसमें त्रिफला, आरगवत, पाठा, वत्सक यानी कि इंद्रिय, श्वद्रंष्टा, खदीर और निम्ब, और वच्चा और श्वद्रंष्टा अश्मभेदक ऐसे बताया गया था। तो मैंने गोक्षुर, वच्चा और इंद्रिय इसका ज्यादातर वापर इस पेशेंट में किया था। पहले तो लघु और अग्निदीपक द्रव्य देके मैंने 15 दिन में उस पेशेंट का जो उदरशूल था वो कम हो गया, और लेकिन उसको रज प्रवर्तन नहीं हुआ था। तो फिर बाद में मैंने वचा और चंद्रप्रभा वटी चालू की थी। तो उसके बाद 1 महीने में उसको रज प्रवर्तन हो गया, और जो रज प्रवर्तन हुआ तब उसको 15 दिन तक वो रजस्राव रहा था। तो मैंने रजस्राव बंद करने के लिए दवाई नहीं दी। मैंने पेशेंट को बोला कि हम देखते हैं कि अगर नहीं रुका
और आपको तकलीफ होने लगी तो हम रजस्त्राव बंद करने के लिए दवाई देंगे। तो 15 दिन में जैसे ही दोष शोधन हो गया वैसे वो रजस्त्राव बंद हो गया। और 6 महीने के बाद पेशेंट को पूरा रिलीफ था, उसको कोई लक्षण नहीं थे। तब हमने उसकी रिपीट सोनोग्राफी करवा के ली। तो वो सोनोग्राफी में सिर्फ माइल्ड फैटी चेंज इन लिवर ये छोड़ के बाकी गॉल ब्लैडर स्टोन में नो कैल्कुला आर सीन, एंड ओवरीज में बोथ ओवरीज नॉर्मल इन साइज, सिर्फ डोमिनेंट फॉलिकल मेजर्स 12 mm सीन इन राइट ओवरी, इतना ही रहा था। लेकिन जो लक्षणें थी जो पेशेंट्स की थी, मतलब ये जो है ये पहला वाला रिपोर्ट है जिसमें कोलेलिथियासिस एंड मल्टीपल पेरिफेरली अरेंज्ड स्मॉल फॉलिकल्स ये दिखाई दे रहा था। और 6 महीने के बाद जो ओवरीज का जो ये था वो पूरा कम हो गया। मतलब जब स्त्रोतस का जो उपलेप था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। और अब जो है वो पेशेंट को रज प्रवर्तन मंथली हो रहा है और किसी भी तरह का उदरशूल पेशेंट को नहीं है और भूख भी अच्छी लग रही है। आहार में जो मैंने बताया कि उसका दही सेवन जो है वो पूरा बंद किया है मैंने। आतप सेवन थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन वो उसके कारण जो उष्णता बढ़ रही है उसके लिए पेशेंट को सिर्फ आहार से कैसे उसको मैनेज करना है वो बताया है। तो ये पहली केस थी। नेक्स्ट केस जो है मेरे पास आई हुई वो मेल पेशेंट था 50 इयर्स का। उनमें वारंवार मूत्र प्रवर्तन ये लक्षण लेके आया था। वो नोन केस ऑफ डायबिटिस मेलिटस था सिंस लास्ट 10 years एंड पेशेंट वाज ऑन इंसुलिन ऑफ डोज 10 यूनिट्स जब वो मेरे पास आया था। और वो इंसुलिन पे पिछले 1 साल से था जब मेरे पास आया था। भारक्षय हो रहा था पेशेंट को। पेशेंट का वेट काफी कम होते जा रहा था। भूख अच्छी लग रही थी पेशेंट के हिसाब से। मतलब वो खाना मतलब जितना है वो उतना आहार जो लेता था उतना ही ले रहा है, ऐसा पेशेंट का कहना था। मैंने जो हेतु लिए केस जब ली मैंने तब जो हेतु मैंने ऑब्जर्व किए उसमें अव्यायाम, मतलब उनकी शिफ्ट ड्यूटी थी। सो बिल्कुल भी व्यायाम नहीं था। उनका जो काम था वो बैठ के था। उनको तिल गुड़ बहुत पसंद था। दही सेवन तो आजकल बहुत सारे रुग्णों में मिल ही जाता है। विधि विरहित दही सेवन ये आजकल बहुत सारी व्याधियों के संप्राप्ति का कारण है। भोजनोत्तर निद्रा, जब वो आते थे काम से तब जो रात का खाना था वो खाने के बाद तुरंत वो सोने के लिए जाते थे। ये एक मेजर हेतु मुझे उनमें मिला था। जब वो आए थे मेरे पास तब जो रिपोर्ट लेके आए थे उसमें उनकी फास्टिंग की जो शुगर थी वो 76 थी और जो BSL आफ्टर मील्स थी वो 206 थी, लेकिन ये इंसुलिन लेने के बाद का रिपोर्ट था। चरक में जो प्रमेह यानी जो अभी जो ज्यादातर ऑब्जर्व होता है वो मधुमेह, उसके जो हेतु बताए हैं वो गुरु स्निग्ध अम्ल लवणानि अतिमात्रं समश्नतां नवम अन्नं च पानं च निद्राम आस्या सुखानि च त्यक्त व्यायाम चिंतानां संशोधनम अकुर्वताम श्लेष्मा पित्तम च मेदश्च मांसम च अति प्रवर्धते। अभी यहाँ पे गुरु मुझे जो हेतु मिले वो पेशेंट में वो गुरु तिल गुड़ उनको पसंद था खाने में। सो गुरु स्निग्ध अतिमात्र मतलब जितनी भूख है उससे ज्यादा खाना
ये भी हेतु था। त्यक्त व्यायाम अचिंता नाम, मतलब व्यायाम बिल्कुल भी नहीं था पेशेंट का। संशोधनम अकुर्वता, मतलब जो दोष थे उनका शोधन हुआ ही नहीं था। तो ये ऐसी केस थी। तो उसमें जो चिकित्सा सूत्र बताया गया है, अ, तत्र साध्यान् प्रमेहान् संशोधन उपशमनैः यथार्हम् उपपादयंश्चिकित्सा चिकित्सेत्। मधुमेह मतलब प्रमेह का जो एक प्रकार बताया गया है, जो वातज है, वो मधुमेह जो ज्यादातर अभी ऑब्जर्व करने को मिलता है, उसमें आहार ये ज्यादा मैटर करता है। ये पेशेंट जब मेरे पास आया था, सॉरी, हाँ, जब ये पेशेंट मेरे पास आया था तब वो इंसुलिन पे था और उसको मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड का 1 TDS का डोज चालू था। तो उनके जो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास से वो कंसल्ट कर रहे थे। उनका कंसल्ट वो हमने चालू ही रखा था और साइड बाय साइड हमारी ट्रीटमेंट चालू की। अ, इसमें जो चिकित्सा सूत्र था, हेतु विपरीत, मतलब जो गुरु है, अ, प्रमेह के पेशेंट में ज्यादा उष्ण भी नहीं हम दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी शैथिल्य बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अग्निदीपन के लिए नाति उष्ण जैसे जीरक या ऐसे द्रव्य यूज करके हमें अग्निदीपन करना पड़ता है। हेतु विपरीत में लघु वृक्ष विशद विशद जो क्लेद या पिच्छलत्व स्रोतों में बढ़ा हुआ है वो कम करने के लिए जो मधु है, मधु का सेवन, वो मैंने बताया था। जो अनुपान दिया था चिकित्सा के साथ, वो मधु था। और उसके साथ कटु तिक्त, जो हेतु विपरीत है, लेकिन ज्यादा कटु या तिक्त गुण से भी वात का प्रकोप न हो, गुण से, कटु रस से वात का प्रकोप न हो, इसलिए ऐसा द्रव्य यूज करना था कि जो ज्यादा वात न बढ़ाए। तो मैंने उनमें इंद्रयव इंद्रयव का उपयोग किया था। और इंद्रयव के साथ दारबी, निम्ब और पाठा, इसका उपयोग किया था। व्याधि विपरीत मेहघन द्रव्य जो है, उनमें मैंने गुड़ुचि और गुड़ुचि और जो गुड़मार है, उनका उपयोग किया था। और निदान परिवर्जन में मैंने उनको जो अव्यायाम हेतु था उनका, उन उसके लिए मैंने उनको रोज सुबह उठ के कम से कम एक 5 सूर्य नमस्कार करने के लिए बोला था। तो उन्होंने वो चालू किए थे। तो 6 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट किया था। तो ये जो रिपोर्ट्स आप अभी देख रहे हो, वो विदाउट इंसुलिन उन्होंने किया था। और जो पहला वाला रिपोर्ट है जिसमें फास्टिंग 83 और 108 है, उसमें ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन का डोज बीडी था। और जो लास्ट वाला रिपोर्ट है उसमें मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड का डोज ओडी किया था। और फिर भी उनकी शुगर स्टेबल रह रही थी। और जो लक्षण है वो मेरे पास लेके आए थे, वारंवार मूत्र प्रवर्तन था, और जो नकते वेग थे, रात को जो 5-6 वेग आते थे उनको, उसका प्रमाण 1 से 2 तक इतना कम हो गया था। और दिन का भी जो मूत्र प्रवर्तन का जो प्रमाण था वो 3 या 4 बार इतने पे आया था। और भार क्षय नहीं हो रहा था, भार वृद्धि भी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जो भार क्षय हो रहा था उनका, वो रुक गया। और 1-2 किलो उनका वजन बढ़ गया और वो स्टेबल रह रहा था। तो ये सेकंड केस थी मेरे पास आई हुई।
तीसरी जो केस थी वो 6 साल की बच्ची थी, मेरे पास आई हुई। सर्वांग कोट, कंडुयन, सर्वांग दाह ऐसे लक्षण लेके मेरे पास आई थी। उसके पेरेंट्स मेरे पुराने पेशेंट थे, इसलिए वो सीधा मेरे पास ही लेके आए इसको। वो ये जो बढ़ा हुआ कोट या जो दिख रहा है वो 1 घंटे में इतना आया था उस बच्ची को। अम, जब मैंने हेतु लिए तो अति लवण क्षार सेवन ऐसे उसके हेतु थे, मतलब जो कुरकुरे और चिप्स उसने बहुत खाए थे पिछले हफ्ता भर में। और छर्दी वेग प्रतिघात, ये जो मेजर ये बताया है, हेतु बताया है विसर्प कोट इसका, जो उसको 8 दिन पहले छर्दी के कारण जो डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो स्टेमेटिल जैसी दवा उसको दे रहे थे 3 दिन से। और अध्यशन, मतलब छोटी बच्ची थी, इस कारण माँ 2-2 3-3 घंटे में उसको खिलाती थी। तो अध्यशन ये एक हेतु मैंने ऑब्जर्व किया था। उसको उसके माता को पूछने के बाद, मम्मी को। और जो ऋतु था वो शरद ऋतु था, मतलब अक्टूबर में ये पेशेंट मेरे पास आई थी। जो मैंने अभी बताया, छर्दी वेग प्रतिघातात, काले चानव सेचनात, ये सब शोणित दुष्टि, रक्त दुष्टि के हेतु में बताया गया है। रक्त दुष्टि किस किस चीजों से होती है? अध्यशन, मतलब इस पेशेंट में मुझे जो हेतु मिले उसमें अध्यशन, तिल लवण क्षार अम्ल, कटु रस सेवन, विरुद्ध सेवन, द्रव स्निग्ध गुरु, मतलब छोटी बच्ची थी इसलिए दूध सेवन उसका चालू ही था, दुग्ध सेवन। छर्दी वेग प्रतिघात, जो 3 दिन पहले उसको जो छर्दी वेग आया था, उसके लिए जो छर्दी वेग दबाने के लिए जो दवाई ली गई थी वो। और अध्यशन और शरद ऋतु, ये सब ध्यान में रखते हुए मुझे पहले विसर्प की आशंका आई थी, लेकिन उतनी वेदना नहीं थी उस पेशेंट को। और शीत पित्त भी मुझे लगा, लेकिन मैंने उन पेरेंट्स को बताया, ये रात में आई थी जो रुग्णा है मेरे पास। तो मैंने बताया कि अगर सुबह तक ये कम नहीं हुआ तो हम मॉडर्न वाले डॉक्टरों को दिखाएंगे, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस जब मैंने स्टार्ट शुरू की थी तब ये पेशेंट आई थी। तब मैं मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने सोचा कि सुबह तक देखते हैं, अगर नहीं कम हुआ, क्योंकि बच्ची थी तो पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, इस वजह से मैंने पेरेंट्स को वैसे बताया, लेकिन उनका भरोसा था वो, और वो बोले कि हम देखेंगे, अगर सुबह तक वेट करेंगे नहीं कम हुआ तो हम देखेंगे क्या करना है। तो मैंने दवाई दी थी उसको। चिकित्सा सूत्र जो है वो नाति उष्ण, क्योंकि जो ये है उसका जो ये कोट आया था उसमें दाह बहुत था और कंडुयन भी था। तो मुझे उष्ण देने के बाद दाह नहीं बढ़ जाए और शीत देने के बाद कंडू नहीं बढ़ जाए, ये ध्यान में रखते हुए नाति उष्ण, नाति शीत, लघु और अग्निदीपन ऐसी चिकित्सा देनी थी। तो मैंने विरेचन तो इतनी छोटी बच्ची में नहीं दे सकते, इसलिए मैंने सौम्य रेचक मतलब आरगबत का यूज किया था। लंघन में मैंने बोला था कि उसको सिर्फ दाल चावल ही देना जब वो मांगेगी खाने के लिए। और रक्त पित्त घ्न, मतलब मुझे ये तिर्यक रक्त पित्त जैसे लगा कि जिसमें शोणित का भी अनुबंध है, बाकी सब हेतु ध्यान में रखते हुए। इसलिए फिर मैंने जो द्रव्य यूज किए थे उसमें एक हाँ, आरगवत मज्जा जो सौम्य विरेचन के तौर पे यूज किया मैंने। हरिद्रा खंड दिया, क्योंकि जो कफ का आवरण था वो भी कम करना था, और पित्त
जो है वो बाहर निकालना था। तो हरिद्रा एक प्रकार का पित्त का रेचन भी करती है, और खंड होने के कारण, मधुर होने के कारण वो पित्त बढ़ाने वाली नहीं थी। और हरिद्रा उष्ण होने के कारण कफ भी कम कर सकती थी, इसलिए मैंने हरिद्रा खंड का उपयोग किया था। और उसके साथ मैंने उसको कंटकारी दिया, और उस अन्य ये दवाई के साथ मधु और धान्य का और जीरक का फांट, ऐसे अनुपान बताया था। और ये डोज जो है वो मैंने मुहुर्मुहु देने के लिए बोला था। और जब सुबह में ये मेरे पास तकरीबन 8 बजे आई थी रात में, और सुबह 6 बजे का फोटो है जो पेरेंट ने मुझे भेजा था। तो कोट काफी कम हो गया था, सिर्फ जो रेड पैचेस दिख रहे हैं वैसे दिख रहे थे। कंडुयन पूरा बंद हो गया था। थोड़ी सी जलन हो रही थी पेशेंट को, लेकिन वो भी काफी कम थी। मतलब 20% जलन हो रही थी, जितना रात में हो रही थी उससे 20% ही हो रही थी, इतना कम हुआ। तो जो चरक सूत्रस्थान में जो बताया गया है, कुर्यात् शोणित रोगेषु रक्त पित्त हरि क्रियाम विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। तो रक्त श्रावण तो मैंने नहीं किया, क्योंकि पेशेंट का एज देख के उम्र में बहुत ही छोटी थी, इसीलिए। लेकिन विरेक मतलब सौम्य विरेचन दिया, आरग जो दिया मैंने, उसका उसके साथ उससे जो हुआ। और नाति उष्ण नाति शीत लघु दीपनीय रक्ते अपनीते हितम अन्नपानम तदा शरीरम ही अनवस्थित अश्रु अग्नि विशेषेण च रक्षितव्यः। ये जो चरक ने बताया था, चरक सूत्रस्थान में जो बताया था सूत्र, उस हिसाब से मैंने चिकित्सा दी। और सुबह तक ये पेशेंट का काफी कम हो गया, और दोपहर तक ये जो रेड पैचेस है वो भी पूरे कम हो गए थे। नेक्स्ट जो केस आई थी मेरे पास, 24 इयर्स की फीमेल पेशेंट थी। तीव्र उदरशूल रेके आई थी। अनियमित रजस्राव मेन लक्षण था उसका, और अत्यधिक रजस्राव मतलब मेंसेस स्टॉप नहीं हो रहे 1 महीने से, स्पॉटिंग हो रहा था उसको। इस अवस्था में वो मेरे पास आई थी। उसके जो हेतु जो मुझे मिले वो विरुद्धासन, मतलब दूध और खाना एक साथ खाना, ये लक्षण मुझे मिला था। अति चिंता, वो पढ़ रही थी, एजुकेशन चल रहा था उसका, तो पेपर्स का टेंशन या ऐसे टेंशन वो सब, मतलब वो बहुत स्ट्रेस ले रही थी। अव्यायाम, व्यायाम बिल्कुल भी नहीं था, कॉलेज लेक्चर्स और इसके इसमें वो बिजी थी, इसीलिए। स्निग्ध गुरु अति सेवन, मतलब यंग एज की थी, कॉलेज गोइंग थी, इसलिए जो पिज्जा या जो होटलिंग बाहर का जो ज्यादा रहता है, पंजाबी डिशेस जिसमें दही का ये ज्यादा होता है, वो अति सेवन था। दधी प्रियता भी थी उसमें। बहुत ज्यादा दधी पसंद था उसको। लवण प्रियता थी, चाट मसाला, और ये चाट बाहर का जो है वो उसका हफ्ते में 2-3 बार तो होता ही था। ये मुझे हेतु मिले। मैंने वो मेरे पास जब आई थी तब रिपोर्ट लेके आई थी, सोनोग्राफी उसने की थी। तब उसके सोनोग्राफी में लेफ्ट ओवेरियन हिमोरेजिक सिस्ट ऐसे था, और स्पॉटिंग उसको हो रहा था। बाकी इतनी कुछ एब्डोमिनलिटी नहीं थी, लेकिन जब चलती थी तब उसको पेन इन एब्डोमेन मतलब उदरशूल, ये लक्षण था। और ये जो है वो रात को ज्यादा बढ़ता था। उदरशूल जो है वो दिन में कंपैरेटिवली कम था, तो रात को ज्यादा था, इसका मतलब वो वात मतलब वात दोष ज्यादा बिगड़ने के कारण ऐसे मैंने ध्यान में रखा। तो ये मुझे रक्त पित्त की संप्राप्ति की ओर जा रहा है कि ऐसे मुझे लगा था। जो ग्रंथ में बताया गया है कि ज्वर अश्रु पित्त विसर्प कुष्ठ पांडु आमया भ्रमान प्राप्नुयात कामला चोगरा विधिम हित्वा दधि प्रिया, मतलब दधि सेवन प्रॉपर न करने की वजह से रक्त पित्त बताया गया है। उसमें जो चिकित्सा सूत्र जो बताया है,
उसमें तक्तं तु यत् अधोभागं तद्याप्यं इति निश्चितं वमनस्य अल्पयोगित्वात् अल्पत्वात् भेषजस्य च वमनम हीन पित्तस्य हरणे श्रेष्ठम उच्यते। इस पेशेंट को मैंने वमन के लिए मतलब पहले पाचन दिया। जो रजस्राव उसको हो रहा था उसको बंद करने के लिए मैंने कोई स्तंभक या कषाय रसात्मक भेषज या द्रव्य यूज नहीं किए थे, क्योंकि अगर हम जो दोष का शोधन हो रहा है निसर्गतः वो रोकने से फिर संप्राप्ति और बढ़ जाती। इस वजह से मैंने स्तंभक कोई भी द्रव्य नहीं दिया, सिर्फ पाचन किया। पाचन में मैंने शुंठी, जीरक और इंद्रयव इस द्रव्यों का यूज किया था। और जैसे जैसे पाचन होते गया वैसे वैसे उसका जो रजस्राव की जी क्वांटिटी थी वो कम हो गई, कम होते होते गई। और जब उसका ये पूरा बंद हो गया रजस्राव, तब मैंने उसका वमन प्लान किया। और वो वसंत ऋतु ही था, मतलब फेब्रुआरी की स्टार्टिंग थी। जब इसका पाचन पाचन मैंने दिया था 1 महीने के बाद, तो वसंत ऋतु शुरू होने वाला था, तो मैंने उसका वमन प्लान किया। और वमन में सिर्फ मैंने यष्टि मधु क्वाथ से उसको वमन दिया था, सिर्फ मदन फल और वचा का उसको चाटन दिया था। और उत्तम शुद्धि नहीं हुई उसकी, लेकिन मध्यम शुद्धि हो गई। स्नेहपान जो मैंने किया था उसको दाढ़ी मादी और महातिक्त घृत से किया था। उसको 4 दिन का स्नेहपान लगा, मतलब 4 दिन के बाद उसको स्नेह जो लक्षण थी पूरी स्नेह स्रोतस में ये हो जाने की, वो 4 दिन बाद मुझे मिली। तो 4 दिन के बाद स्नेहपान बंद करके फिर 1 दिन का विश्राम देके मैंने वमन किया। उसकी मध्यम शुद्धि हो गई। और फिर तब तक उसको उसके उदरशूल की इंटेंसिटी कम होते होते जा रही थी, लेकिन पूरी बंद नहीं हुई थी। लेकिन वमन देने के बाद उसका उदरशूल पूरा बंद हो गया। रक्तपित्तोत्तरं दृष्ट्वा ग्रन्थि विसर्पमादितः रुक्षणैः लंघनैः सेकैः प्रदेहैः पांचवल्कलैः। मतलब रुक्षण जो देने के लिए कहा था, जो प्राय रुक्षण और लंघन जो मैंने पहले दिया, रक्तपित्त ध्यान में रख के ही दिया था। चिकित्सा जो सिद्धांत, चिकित्सा सूत्र जो मैंने इस केस में यूज किया वो विशद गुण का ज्यादा इस्तेमाल, मतलब मधु के साथ जो मैंने चिकित्सा दी थी वो अनुपान मधु यूज किया था, नाति शीत, क्योंकि कफ ज्यादा न बढ़े उस वजह से। और कफ और क्लेद की वजह से रसदुष्टि होने के कारण जो अग्निमांद्य हो रहा था वो मुझे कहीं पे रोकना था। रुक्ष और लघु व्याधि विपरीत रक्तपित्तघ्न, क्योंकि जो शोणित स्राव हो रहा था वो अधोग हो रहा था। शोधन दिया तो वमन दिया मैंने। और निदान परिवर्जन जो मुझे हेतु मिले थे इस पेशेंट में, ये विरुद्धासन तो पूरा बंद, मतलब वो पेशेंट बताती है अभी बंद किया है, लेकिन काफी मात्रा में कम हुआ था। व्यायाम वो अभी साइकिलिंग या ऐसे मैंने उसको बोला था करने के लिए। और दधी सेवन जो है वो मैंने उसका पूरा बंद किया था। और फिर 6 महीने के बाद, मतलब वमन देने के 1 महीने के बाद हमने फिर से सोनोग्राफी रिपीट की। तो उस सोनोग्राफी में जो उसका हिमोरेजिक सिस्ट पहले सोनोग्राफी में था वो पूरा चला गया था। और उसका पेन जो था, उदरशूल जो हो रहा था उसको, वो भी पूरा कम हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें यूएसजी एब्डोमेन एंड पेल्विस रिवील नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी। और ये जो है ये पहले वाला रिपोर्ट है, लेफ्ट ओवेरियन हिमोरेजिक सिस्ट। तो तकरीबन 6 महीने में
ये केस सॉल्व हुआ था। अगला जो केस है वो 2.5 साल का एक बच्चा आया था मेरे पास। उसको वाम जो कक्षा प्रदेश है उसमें सव्रण था, और इसमें पुयत्पत्ति हो रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन कंडूयन था, उसको ज्वर था। जब मेरे पास वो उसके पेरेंट्स लेके आए थे, कार्श्य था, मतलब उसका वेट ही नहीं बढ़ रहा था, वो कुछ खा नहीं रहा था, रुल्लास था। पेशेंट को एक दो बार सर्दी भी हुई थी पिछले हफ्ते, जब वो मेरे पास आया था उसके पहले हफ्ते में। और तंद्रा, मतलब वो अ, ऐसे एक्टिव बेबी जो हम कहते हैं वैसा नहीं था। तो इस प्रकार का व्रण था। तो ये 6 महीने से व्रण था, ऐसे उसके पेरेंट्स ने बताया था। वो जहांगीर और बड़े बड़े इसमें जाके आए थे, लेकिन उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस था, वो बहुत ही कम इसमें था। वो मजदूर के तौर पे काम कर रहे थे एक साइट पे। तो किसी ने तो मेरा रेफरेंस दिया, इसलिए वो मुझे दिखाने के लिए आए थे कि आप कुछ कर सकते हो तो कीजिएगा। ये प्रॉपर बिहार के रहने वाले थे। हाँ, तो हेतु जब मैंने देखे, तो अनियमित भोजन, मतलब उसकी जो मम्मी थी वो भी मजदूर का काम कर रही थी वो साइड पे। तो जब उसको टाइम मिलता था वो बेबी को फीड करती थी। तो अनियमित भोजन, माता स्तन्य दृष्टि, उसकी मदर की स्तन्य दृष्टि थी। अध्यशन, मतलब अभी खाया है और फिर बाद में 1 घंटे के बाद उसके मदर को टाइम मिला तो फिर बाद में उसको फीडिंग, ऐसे अध्यशन उसको हो रहा था। और खाने का मतलब दुग्ध सेवन कम था उसको। उसके मम्मी को जो स्तन्य का ये था वो भी इतना नहीं आ रहा था, क्योंकि माल न्यूट्रिस्ट थे। उनका इतना आहार का जो हम बोलते हैं पथ्य आहार या ऐसे कुछ ये नहीं हो रहा था, लो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण। तो जो ये व्रण था, तो मैंने ज्यादा पेशेंट एफोर्ड भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने मेरे पास की जो दवाई थी उनको बताया कि हम देखेंगे कि 2-3 दिन में कितना कम होता है। अगर वो कम नहीं हुआ तो फिर हम दूसरे डॉक्टर को रेफर करेंगे। तो वो बोले कि अगर आप नहीं कर सकते तो हम कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं भी जाना, हम ऑलरेडी दिखा के आए हैं। जो मैंने पढ़ा ग्रंथ में, वो प्रक्लिन्न दाह पाकाभ्याम विषक शोधन रोपणे बाह्यश्च आभ्यंतरश्चैव व्रणवत् सम उपाचरेत। जो दाह पाक है उसका जो दोषों का जो शोधन, व्रण का शोधन और रोपण करना चाहिए था। ये जो है वो व्रण की तौर पर ही मैंने यहाँ पे जो द्रव्य बताया है खदीर, मेरे पास इरिमेदादी तेल था तब। तो इरिमेदादी तेल और करंज तेल, ऐसे मैंने वो पेशेंट को लगाने के लिए दिया। और जो चिकित्सा सूत्र जो मैंने संप्राप्ति जो है उसके हिसाब से जो डिसाइड किया था, वो प्रायः रुक्ष, कटु, तिक्त, और व्रण जब उसमें जो पुयोत्पत्ति हो रही थी वो बंद हो जाने के बाद फिर स्निग्ध मधुर, क्योंकि वो बहुत ही छोटा बेबी था, इसीलिए ज्यादा देर तक कटु तिक्त भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इसलिए जब व्रण अस्रावी हो जाएगा तब स्निग्ध मधुर परंतु लघु गुणात्मक, क्योंकि उसके अग्नि पे भी मतलब अग्नि दौर्बल्य भी नहीं बढ़ना चाहिए था। उस हिसाब से मैंने उसको जो बाह्य ये है उसको लगाने के लिए करंज और इरिमेदादी तेल दिया था। और आभ्यंतर चिकित्सा के तौर पे मैंने कंटकारी, अतिविषा, जो कि लघु वृक्ष है और शिशु भेषज है और रक्त शोधक बताई गई है।
वो अभ्यंतर दी थी, और खदीर खदीर और कंटकारी, जो कि लघु वृक्ष है और किंचित उष्ण है, ऐसे दी थी। तो ये देने के बाद 1 हफ्ते में जो पूय स्राव हो रहा था वो व्रण में से, वो पूय स्राव कम हो गया। इसमें से जो पूय स्राव हो रहा था, ये 1 हफ्ते के बाद का फोटो मैंने निकाला है। जब रुग्ना रुग्ना पहली बार आया था तब का ये फोटो नहीं है। ये एक एक हफ्ते के बाद का, जब पूय स्राव कम हुआ था और रुक गया था, तब का ये फोटो है। तब जो व्रण के जो बॉर्डर्स है वो दिखने दे रहे थे, अभी दिखाई दे रहे थे। तो फिर मैंने उसको लेप दिया लगाने के लिए। तो लेप में करंज, खदीर और करंज, खदीर और दारवी ऐसे लगाने के लिए दिया था, और तगर। तो 1 घंटा रखने के लिए बोला था, और फिर बाद में पोछने के लिए बोला था। लेकिन व्रण का जो मुख है वो छोड़ के बाजू, जो बॉर्डर्स है उसके बाजू में वो लेप लगाने के लिए मैंने बोला था। तो यहाँ पे जैसे बताया है, येनैव विधिना तैलम घृतम तेनैव साधयेत् रक्तपित्तोत्तरं दृष्ट्वा रोपणीयं व्रणं भिषक् नातिशीत नातिगुरु नातिस्निग्धम् अविदाहि यथा व्रणम् अन्नपानं व्रणहितं हितं च अस्वपनं दिवा शोफघ्नं षड्विधं च एव शस्त्रकर्मावपीडनं निर्वापणं ससन्धानं स्वेदः शमनमेषणम् शोधनं रोपणीयौ च कषायौ सप्रलेपनौ द्वे तैले तद्गुणे च पत्रच्छादने द्वे च बंधने। तो इसमें से जो पॉसिबल था, जो तेल का यूज और लेप, ये मैंने उस पेशेंट में यूज किया। और ये जो फोटो है, ये जो पहला वाला फोटो था उसके बाद में 15 दिन के बाद ये फोटो है। इसमें पूरा व्रण जो है वो भर गया है। ज्यादा कुछ द्रव्य भी इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ संप्राप्ति भंग किया और जो हेतु थे उसके विपरीत चिकित्सा दी थी, और बाह्य और अभ्यंतर दोनों चिकित्सा दी थी। ये जो है ये 3 महीने पहले का फोटो है, 3 हफ्ते पहले का फोटो है। और ये जो है 3 हफ्ते बाद का फोटो है। तो इसमें व्रण पूरा भर गया। ज्यादा रसकल्प या किसी भी कल्प का यूज न करते हुए भी सिर्फ द्रव्य चिकित्सा से ये व्रण भर के आया था। 15 दिन 3 हफ्ते में ये व्रण भर के आएगा ऐसे मुझे भी नहीं लगा था, फ्रैंकली। लेकिन इसमें अच्छा रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट जो केस है वो 50 साल की फीमेल पेशेंट थी। उसको मतलब नोन केस ऑफ सोरियासिस थी सिंस 5 years. ऑल टाइप ऑफ स्किन ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग स्टीरॉइड्स हैज बीन टेकन बाय पेशेंट। जो मेरे पास आई थी तब उसके लक्षण उभय पाद प्रदेशी तीव्र कंडुयन, अल्पस्रावी था, जो पीटी का थी, और दाह था। दाह भी बहुत ज्यादा था। पेशेंट मुंबई की रहने वाली थी। वहां से मुझे दिखाने के लिए यहाँ पे आई थी। हेतु जो मिला मुझे, तो उसने विरुद्धासन मतलब नॉनवेज बहुत ज्यादा खाती थी, अभी बंद किया है उसने, ऐसे बताया। अभी मतलब जब मेरे पास आई थी तब बंद किया था, लेकिन पहले जब वो यंग थी तब उसने बहुत ज्यादा नॉनवेज खाया था। और वो दही लगा के मैरिनेट करके वैसे वाला नॉनवेज ज्यादातर उसके खाने में आया था। अति चिंता ये एक हेतु था। मांस सेवन आधिक्य, मांस उसको बहुत पसंद था खाने में। दिवा स्वाप मतलब रोज खाने के बाद 1 घंटे के बाद दोपहर में वो सोती थी। और उषप पान रोज सुबह उठ के 1 गिलास पानी रोज पीती थी। मतलब किसी डॉक्टर ने नहीं बताया था, वो खुद के मन से रोज सुबह प्यास लगी हो न लगी हो 1 गिलास पानी पीती थी। तो जो लक्ष्य मतलब ये ऐसे उसके पैर पे दिखाई दे रहा है। ये जब मेरे पास आई थी
मेरी ट्रीटमेंट शुरू करने के 15 दिन बाद का ये फोटो है। उसके पहले थोड़ा सा स्त्राव था, लेकिन इतना ज्यादा चेंज नहीं था, ऐसे ही दिख रहा था जब मेरे पास आई थी तब। इसमें जो है मुझे मिले कुष्ठ में जो बताए गए हैं, विरोधी अन्नपानानि द्रव स्निग्ध गुरुनीच भजताम आगताम छर्दिम वेगांश्च अन्यान्य प्रतिघ्नताम व्यायाम अति संताप, ये सब बताए गए हैं। इसमें जो मुझे हेतु मिले इस केस में, वो है विरोधी अन्नपान, शीतांबु सेवन, अजीर्ण, अध्यशन, दधि मत्स्य मांस, अजीर्ण अन्य निद्राम च भजताम दिवा। ये जो हेतु है, ये कुष्ठ के जो बताए गए हैं, वो मुझे ज्यादातर ये पेशेंट में मिले। विरोधी अन्नपान, शीतांबु सेवन, मतलब जब हम सुबह उठते हैं, जब जाठराग्नि थोड़ा प्रज्वलित होता है, तो हम उसके उष्ण गुण को शीत गुण से पूरा मिटा देते हैं। तो फिर वो अग्नि उतना प्रज्वलित नहीं हो पाता है। अगर सुबह उठ के हम एक गिलास पानी पी रहे हैं, अगर कोष ने भी पिया, तो भी वो उसका जो वीर्य है वो शीत ही है। तो शीत गुण से वो उष्ण गुण कम ही करने वाला है। और ऐसा जो अग्नि है, वो आगे जाके जो हम खाएंगे दिन भर में, वो अच्छे से पचा नहीं सकता है। और फिर बाद में उसके इसे जो रस तैयार होगा, वो भी अपक्व ही होगा, और आगे के जो धातु है वो वैसे ही बनते जाएंगे। अजीर्ण, अध्यशन, ये सब रसदुष्टि और फिर रक्तदुष्टि और फिर मांस तक, ऐसे ये केस की संप्राप्ति गई थी। अ, अच्छा बताया गया था, बताया है यहाँ ग्रंथ में, सर्वम त्रिदोषजम कुष्ठम दोषाणाम तु बलाबलम यथा स्वे लक्षणैर्बुद्ध्वा कुष्ठानां क्रियते क्रिया तस्य यस्य पश्येत् कुष्ठेषु विशेषलिंगम उद्रिक्तम तस्यैव शमं कुर्यात् ततः परम च अनुबंधस्य। मतलब यहाँ लक्षण जो हमें दिखाई दे रहे हैं, और वो जो दोष प्रधान तौर पे दिखाई दे रहा है, उस पे चिकित्सा मेनली करनी है। मतलब जो अनुबंध है उस पे ज्यादा चिकित्सा करनी है। तो स्त्रावी था, जब पहली बार एनवायरमेंट की वजह से, और क्लेज ज्यादा शरीर में बढ़ने वाली ही, मतलब जो एनवायरमेंट था वो वैसे ही था, और हेतु भी वैसे ही थे। इसलिए फिर चिकित्सा सूत्र में रुक्ष, लघु, तिक्त और कषाय, ऐसे गुण के द्रव्य और निदान से चालू चिकित्सा है। तो ऊपर से लगाने के लिए सिर्फ करंज आरोग्यवर्धिनी चालू की थी पेशेंट को, और फिर बाद में खदीर और आरगबद एक दिया था अनुलोमन के, उशीर यूज किया था मैंने उस पेशेंट पे, क्योंकि दाह बहुत था पेशेंट को। एंड अभ्यंतर इसमें करंज भी यूज किया था मैंने। और बाकी दीपन चिकित्सा दी थी अग्नि बल बढ़ाने के लिए। धान्य जीरक फांट अनुपान के तौर पे बताया था, और निदान परिवर्जन में दधी पूरा बंद किया था पेशेंट का, दीवा स्वाब बंद किया था, मांस पूरा बंद करने के लिए बोला था,
अति चिंता के लिए मतलब वो हेतु तो हम नहीं बंद कर सकते, लेकिन मांसी या तगर जैसी द्रव्य से उसका जो रहता है वो थोड़ा कम होता है वो द्रव्य यूज करने के बाद। और विरुद्धासन तो वो तो बंद ही किया था, जब मेरे पास आई थी तभी बंद किया था, लेकिन वो ऑलरेडी संप्राप्ति बन चुकी थी पहले ही। तो अभी पेशेंट की ट्रीटमेंट चालू है मेरे पास, लेकिन ये इतना कम हुआ है पेशेंट का अभी। ये 8 महीने वाली फोटो और अभी 1 महीने पहले का फोटो है। तो अभी कंडुयन पूरा कम हुआ है। दाह पेशेंट को अभी थोड़ा है, लेकिन जो पारुष्य और ये था वो कम हुआ है। मतलब वो जो पारुष्य था वो बात बढ़ने के कारण नहीं था, मे बी वो जो पेशेंट्स ने स्टीरॉइड्स लिए थे पहले, उस वजह से जो स्रोतों में वृक्ष गुण बढ़ता है, उस वजह से वो मुझे लगा कर दिया तो पारुष्य कम हुआ था। ये मुझे मैंने जो इसका निदान किया, मतलब मुझे लग रहा था, तो ये रुष्य जीव कुष्ठ की जो लक्षणें थी वो मुझे इसके इसके सिमिलर लगी। कुष्ठ में जो एक ये बताया गया है, था ही अल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुण तरु स एवाति प्रवृद्धस्तु छिद्यते प्रयत्नता। मतलब जब तरुण व्याधि है तो उससे उसकी संप्राप्ति भंग करने में थोड़ी आसानी रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है तब हमें उतना काल लगता है उसको ठीक करने में। तो अभी 1 साल से ये रुग्णा की ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन 1 साल में इतना ये हुआ है। तो अभी ये पेशेंट अभी भी ट्रीटमेंट ले रही है, लेकिन चीर व्याधि होने के कारण इसको ज्यादा काल लगेगा पूरा ट्रीट हो जाने में। नेक्स्ट केस जो है वो एक 24 इयर्स का मेल मेरे पास आया था जब फर्स्ट कोविड की वेव आई थी। मतलब अप्रैल 2020 में आया था मेरे पास, शुष्क काश ये लक्षण लेके। बाकी कोई लक्षण नहीं थे उसमें, ज्वर नहीं था, और ये लक्षण 6 महीने से था, लेकिन काश था और कोविड का ये सब चल रहा था, इसलिए मैंने उसकी ज्यादा केस हिस्ट्री नहीं ली थी। और जो कास में हम द्रव्य यूज करते हैं, ताली आदि से उष्ण स्निग्ध, ऐसे मैंने द्रव्य देके उसको भेज दिया। और फिर वो 1 हफ्ते के बाद फिर से आया कि बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, तो आप फिर से देखिएगा। तो मैंने फिर उसकी डिटेल हिस्ट्री ली। तो उसके इसमें मुझे जो हेतु मिला वो था अति व्यायाम। वो जिम में उसके घर में ही जिम थी, और वो डेली 3 घंटे तक वर्कआउट करता था। और उसको हफ्ते में 2 से 3 बार एंटासिड्स लेनी ही पड़ती थी। तो अष्टांग हृदय में जो एक सूत्र आया है, विसर्प कोष्ठांगवा में सकाश श्वाय, मतलब विरोध करते हैं कास लक्षण में। और अति तो जैसे सूत्र के अनुसार मैंने वो व्यायाम पूरा बन के बोला, जो उसको रुल्लास और इस लक्षण के कारण जो वो एंटासिड लिया था, तो मैंने उसको सिर्फ सूत शेखर की मात्रा चालू की। और रात को सोते समय गुड़ हरितकी और शुंठी ऐसे चालू किया। और 4-5 दिन में उसका जो कास था वो 50% कम हो गया। और उसके बाद फिर 1 हफ्ते में पूरा कास कम हो गया। मतलब सिर्फ मतलब द्रव्य जो चिकित्सा दी थी वो तो इतना ज्यादा कुछ ये भी नहीं थी, सिर्फ हेतु बंद किया। इस हेतु के कारण वो हो रहा था। वो हेतु बंद करने के तुरंत बाद संप्राप्ति भंग हो गई। और वो जो बिगड़ गया है वो वो जो चिकित्सा दी उसके
के साथ सुधारने के बाद उसका कास्ट पूरा बंद हो गया। ये एक अलग केस, मतलब एक हेतु और लक्षण। हम हेतु अगर प्रॉपर हमें मिल जाए तो चिकित्सा करने में नहीं होती है, इसलिए ये केस मैं आपके आगे प्रेजेंट की मैंने। और ये जो लास्ट केस है, ये 27 इयर्स की फीमेल पेशेंट थी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी के लिए मेरे पास आई थी। एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी 1.5 साल से। मुझे जो हेतु मिले, दोनों में, हस्बैंड और वाइफ में, वो थे अल्पनिद्रा, चाइनीज फूड सेवन बाद, और एला सुबह शाम वर्षा, आवाज येत नाहीये. इंटरनेट कनेक्शन जरा प्रॉब्लेम असेल बघशील. की मुख शुद्धि के लिए उसका ये आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे। यही है कि तो इतनी उनकी हेलो। हां, वर्षा, आवाज येत हा, नाहीये. आता येतोय आवाज मॅडम? हेलो। हॅलो. हाँ हा, येतोय. हां, येतोय आता ना? येतोय, येतोय. हो, हो. हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ तो फिर ये हेतु जो है, ये बंद करने के बाद ये पेशेंट कंसीव हो गई। 6 महीने के बाद ये पेशेंट कंसीव हो गई, लेकिन तब तक दीपन पाचन और ये बाकी के ये चालू थे। और गर्भाशय शोधन और बाकी का शोधन शोधन भी नहीं दिया था उसको, सिर्फ दीपन पाचन और अग्नि को बल, इतना ही उसका चिकित्सा सूत्र ध्यान में रखते हुए उसको ट्रीटमेंट दी थी। और ये हेतु बंद करने के बाद वो पेशेंट कंसीव हो गई थी, जो कि वो 2 साल से कंसीव नहीं हो पा रही थी। तो इतने जो केसेस है जो मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करना चाहिए।
हेलो। हॅलो, वर्षा आता हा क्वेश्चन मॅडम. आन्सर घेऊया. हो चालेल. हाँ, धन्यवाद वर्षा। अब तक आपने बहुत ही अच्छे आपके रुग्णानुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। तो अभी यहाँ पर जो भी उपस्थित है उनको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो हम पहले लेंगे। जिनको अगर कुछ पूछना है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हेलो, लास्ट केस के द्रव्य समझ में नहीं आए। लास्ट केस के द्रव्य, जो इनफर्टिलिटी की केस थी वो केस के द्रव्य। हाँ, मतलब नेट इश्यूज की वजह से सुनाई नहीं दिया। अच्छा ओके। उसमें जो है वो मैंने वो पेशेंट को ज्यादातर लक्षण ही नहीं थी, सिर्फ इनफर्टिलिटी यही एक ही ये था। बाकी कुछ ऐसे लक्षण ऐसे नहीं थे। तो मैंने जनरली दीपन पाचन जो है, मतलब जो अग्नि दीपन के लिए जो द्रव्य यूज करते हैं, धान्य जीरक या सूचशेखर ऐसे, और गर्भाशय के लिए और बल्य ऐसे ही दिए थे। ज्यादा ऐसे अलग से कुछ नहीं दिया था। शतावरी घृत एक दिया था जब उसका पाचन हो गया फीमेल पेशेंट का तब। और अश्वगंधा मेल को चालू की थी पाचन हो जाने के बाद। इतना ही, मतलब ज्यादा बहुत चिकित्सा ऐसी कुछ नहीं की, सिर्फ हेतु बंद किए थे मैंने उस पेशेंट के। और अगर नहीं हो रहा था तो प्रोपोज्ड उत्तर बस्ती रखा था मैंने, लेकिन वो करने से पहले ही वो पेशेंट कंसीव हो गई थी। नमस्कार मैडम। हाँ हेलो। नमस्कार सर। हेलो। जी मैं हाँ जी मैम, आपने जो वो एक कुष्ठ वाला जो सोरियासिस वाला जो केस बताया था उसमें जो हेतु में आपने प्रातः काल जो जलपान के बारे में डिस्कशन किया। जी जी, तो उसमें मैम मेरा प्रश्न है, मतलब अगर उष्ण जल को उष्ण जल अगर कोई लेते हैं तो क्या उस हाँ केस में भी जैसे आपने बताया कि उसके वो भी अगर हितकर नहीं रहेगा, तो एक तरफ जैसे अपन उष्ण जल को दीपन मतलब पाचन बताते हैं, तो फिर हाँ क्या, क्योंकि जनरली जो डेली डेली प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस पेशेंट आते हैं आते तो हैं। उनका हाँ ऐसे हाँ देखने में आता है कि वो जी हाँ, वो सुबह जल तो लेते ही हैं, तो अगर वो उष्ण लेते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि सॉरी शीत लेते हैं तो हम बोलते हैं कि आप थोड़ा उष्ण ले आया कीजिए। पर आपने यहाँ पर आज ऐसा बताया तो मैं आप इस पे थोड़ा और प्रकाश डालेंगे तो जी। हाँ जी। कैसा है कि सुबह का काल जो होता है वो प्रायः कफ प्रधान रहता है। उसमें ऊषपान किया, मतलब जो पानी पीना है वही शीतवीर्य का है। ऊषपान हम जब बोलते हैं जो पाचन के लिए, या वो दिन भर कभी भी मतलब ये कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में सुबह में कफ जब ज्यादा होता है शरीर में और अग्नि इतना ज्यादा नहीं होता है, तब हम अगर लेंगे तो उससे अग्निमांद्य ही होगा, भले ही वो कोष्ण क्यों ना हो। और वो हम अगर मतलब शरद ऋतु में लेंगे कोष्ण, तो उससे पित्त भी बढ़ सकता है द्रव गुण से। अगर हम वर्षा ऋतु में लेंगे तो ऑलरेडी वर्षा ऋतु अग्नि इसके कारण अग्नि दृष्टि के कारण, मतलब जो वात दोष है उसके कारण, वो विषम अग्नि के कारण वैसे ही अग्निमांद्य होता है। मतलब हर ऋतु में क्वांटिटी मैटर ज्यादा करती है। आप अगर आधा ग्लास लो या एक कप लो तो उतना काफी है पाचन के लिए, लेकिन पूरा एक गिलास भर के या पूरा लोटा भर के अगर लेंगे तो उससे अग्निमांद्य होगा ही, क्योंकि जो जल है वो शीतवीर्य का ही है, वो अग्नि के विरोध ही जाके काम करने वाला है। वर्षा, हाँ सर। मी 2 मिनिटं बोलू? हो सर। अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय 6 द्रव्य द्रव्य विज्ञानीय अध्याय। इसमें
स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि उष्ण जल भी, उसका उष्ण वीर्य जो है तात्कालिक है, वो मूल नहीं है। उष्ण जल 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 कुछ समय के बाद अपना वीर्य क्षीण होता है और द्रव गुण से अग्नि में अग्नि पर तो दुष्परिणाम करता ही है। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 6 द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय में उष्णोदक के बारे में स्वयं अष्टांग हृदयकार लिखते हैं कि उष्णेनापि, उष्ण जल से भी अग्नि मंद होता है। बोला पुढे चालू द्या, पुढचा प्रश्न। हॅलो मॅडम. हा बोला मॅडम. मॅडम, विधिवत दधी सेवन म्हणजे पेशंटला काय आपण सांगू शकतो? कारण बरेच वेळा असं बघण्यात येतं की साऊथकडचे जे पेशंट असतात तर ते हम्म, म्हणतात की आमच्याकडे दही म्हणजे खातोच आम्ही आणि हम्म, ते आमचं ट्रेडिशन आहे. पण तो आपल्याला हम्म, हेतू म्हणून सापडलेला असतो आणि हम्म, त्यावेळेला त्याला ते बंद करायला सांगायचं असतं. तर हम्म, याच्यात सुद्धा 2 प्रकारचे पेशंट आहेत मॅडम, की जे हम्म, साऊथकडनं येऊन महाराष्ट्रामध्ये स्थायिक झालेले आहेत. त्या हम्म, पेशंटला आपण काय सांगायला हवं? आणि जे साऊथकडनं आलेत आणि साऊथमध्येच राहतायत, त्यांना आपण काही हम्म। वेगळा ॲडवाइस द्यायचा असतो? इसमें देश विचार ज्यादा करना चाहिए और दधी सेवन के जो विधि बताए गए हैं हमारे इसमें कि मुद्गा के साथ खाना चाहिए या सीता मतलब शर्करा डाल के खाना चाहिए, ये तो पेशेंट को बोलना ही चाहिए। और रात में बिल्कुल भी दही नहीं खाना है, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो। जो खाना है वो सुबह में जब पित्त का ज्यादा ये रहता है, क्योंकि वो अभिसंधि बताया गया है। और जिसका अग्नि अच्छा हो, अजीर्ण हो, और उसमें तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, चाहे वो केरल में क्यों ना हो या यहाँ पे रह रहा हो। हम्म, 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 हम्म। हाँ, अगर तो वो प्रमेह का पेशेंट है, उस इंसुलिन पे है और फिर भी वो कह रहा है कि ये हमारा ट्रेडिशन है और हम दही खाते ही है रोज, तो उसमें बंद करना ही हितकारक है ना? बंद करना ही हितकारक है। उनको पेशेंट को ऐसे बोलना है कि वो बंद करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पेशेंट सुनते ही है फिर, क्योंकि वो मतलब हम्म। ट्रेडिशन भी रहे, ट्रेडिशन क्यों ना हो उनका, लेकिन उसका असर तो हमें दिख रहा है ना कि वो हो रहा है शरीर पे। हम्म, हम्म। ओके मैम, थैंक जैसे अभी मैडम ने कहा, ऐसे पेशेंट को एक रिक्वेस्ट करना कि 7 दिन के लिए आप करके देखो, यदि आपको लाभ नहीं हुआ तो आप फिर शुरू करो। लेकिन 7 दिन तो कम से कम, मेरा कहना मानो, 7 दिन में उनको परिणाम मिलता है और फिर पेशेंट अपने आप मानने लगता है। ये प्रयास आप कर सकते हो। दूसरा, उसके प्रतिरोध के रूप में आप आमलकी का प्रयोग कर सकते हैं। दही तो बंद करना ही पड़ेगा। यू। बंद करने के बाद आमलकी या आमलकी मुद्ग, इनका प्रयोग अपने आहार में अधिक मात्रा में करना। मुद्गयूष, आमलकी चूर्ण, मुद्गयूष पे आमलकी डालो वो भी चलेगा। इस प्रकार आप कर सकते हो। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति में प्रारंभ में ही, जिनको जहां प्रारंभ में लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है, तो बंद करके रक्त मोक्षण एक बार कर लेना डायबिटीज होने के पहले, तो डायबिटीज होने का डर भी नहीं रहता है। चलो आगे। अच्छा, मैंने धन्यवाद ऐसे सर। हाँ, ठीक है, चलो। और किसी को कुछ पूछना है? अ,
अभी मैं धर्माधिकारी सर से विनंती करती हूँ कि आज के ये रुग्णानुभव में जो सिद्धांत वर्षा ने बताए हैं उसमें अगर आप सर और कुछ हमें मार्गदर्शन करेंगे तो हम हाँ, सभी लाभान्वित होने होंगे। जो छोटा धर्माधिकारी रुग्ण सर। था, स्तन्यपान करने वाला जो रुग्ण था, तो उसकी माता के दुग्ध का परीक्षण किया था क्या, और उसके हेतु बंद किए थे क्या, और दूध पीना क्रमशः बंद किया या एकदम बंद किया, इसका विश्लेषण यदि हो सकता है तो आप कर सकते हैं तो करो। हेलो। हाँ, वर्षा, वर्षा, ऐसे रुग्ण में माता का दूध तो बंद करना एक उचित उपाय है, लेकिन अकस्मात यदि करना असंभव है तो माता को भी चिकित्सा देना जरूरी है। और माता को यदि आप तिक्तरस देते हैं, इसके हेतु बंद करते हैं, तो माता के स्तन्य के द्वारा बालक को औषधि प्राप्त होती है और रोग ठीक होता है। ये मेरा अपने जीवन में अनुभव है। छोटा बच्चा था, इसको पूरे शरीर पे फोड़े आए थे और माता उसको लेके आए थे और एडमिट किया था उसको। तो उसको मैंने, वो बहुत ही छोटा था, इसलिए मैंने माता को हेतु बन करके उसको औषध दिए और धीरे धीरे बच्चे का शोथ ग्रंथि कम होना लगा। इसलिए माता के दुग्ध को ठीक करना ये अधिक फायदे में पड़ा, क्योंकि यदि फिर दोबारा वही दूध पीता है तो दोबारा होने की संभावना है, इसलिए हेतु बंद करना उसके आवश्यक है। बाकी वर्षा जी उपस्थित है क्या? हाँ सर। गई? हाँ, आहे मेरे पास, हाँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपका अभिनंदन करने के लिए। इतना बढ़िया आपने किया है कि इसको कहेंगे हेतु विपरीत का अर्थ आप बहुत बढ़िया ढंग से समझाया। हेतु विपरीत का अर्थ केवल हेतु बंद करना ऐसा नहीं है, तो हेतु के गुणों को विपरीत चिकित्सा करना, यह आप अच्छी तरह समझ पाई है, इसलिए आपका अभिनंदन। और दूसरा, आप ग्रंथकर्ता का अभिप्राय अच्छी तरह समझ गई हो, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरी तरफ से आपको शुभेच्छाएं, अनेक शुभेच्छाएं। आपका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ। सब कुछ बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने बताया है। और इसमें एक मुझे सुझाव करना है, अग्निदीपन के लिए जहां तक हम अग्निदीपन करते हैं तिक्त द्रव्यों से या कटु द्रव्य से, तो इसमें जो रक्त रुष्टि के रोगी हैं उनमें लवण का और क्षार का प्रयोग हम नहीं करते हैं, नहीं करना है। तो उसमें तिक्तरस जहां तक हो सके तिक्तरस का उपयोग करना है, और वो भी अष्टांग संग्रह विरुद्ध अध्याय अन्न द्रव्य अन्य एक अन्न विधि अध्याय ऐसा कुछ है, उसमें अग्निदीपन के लिए द्रवोष्ण यूष बताए हैं, कफज में यूष बताए हैं और वातज में पेय बताई है। तो उसमें खास रूप से ये कहा है कि द्रवोष्ण ही अग्नि वर्धते, इसलिए उसका प्रयोग भी करके देखो एक बार, और वो भी अनुभव अपने पास रखो। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ है, आपका पुनः एक बार अभिनंदन। मुझे इतना, जब इतना ये अंदाज नहीं था कि आप इतना अच्छी तरह समझा पाओगे, ये अंदाज बिल्कुल नहीं था मुझे। मैं आज अचंभित और आनंदित हो गया हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद वर्षा। आज के इस सेशन में
हाँ, आज के इस सेशन में आपने बहुत अच्छे से रुग्णानुभव प्रस्तुत किए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरुजी ने ही आपको प्रशस्ति दी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद। अभी थैंक यू एक मैम। अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूँ कि अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की ओर से हर साल गुजरात में धनेज में एक प्रोग्राम होता है और लास्ट 2 ईयर से वो प्रोग्राम वहां पर जाके हम कोविड-19 की वजह से नहीं कर सकते हैं। उसमें प्रमुख आचार्य वैद्यानंद धर्माधिकारी सर ही होते हैं और उनके साथ उनके और शिष्य भी अपने अपने विचार अपने अपने विषय प्रस्तुत करते हैं। तो इस साल रोग चतुष्क ये 4 अध्याय के ऊपर ये सेमिनार होने जा रहा है। इस महीने के 29 और 30 तारीख को ये ऑनलाइन सेमिनार है। उसकी पोस्ट शायद आप सभी को मिली भी होगी, नहीं तो और भी हम एक दो बार शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी जन उसका भी लाभ लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। उसमें भी सिद्धांत के तौर पर सभी बातें चरक संहिता या मूल संहिता के साथ ही सर बहुत स्पष्टीकरण आपके सामने रखने वाले हैं। तो इस अनाउंसमेंट के साथ और आप सभी का धन्यवाद अदा करते हुए जो पार्टिसिपेंट यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम सफल करने के लिए जो अमृत महोत्सव कमेटी है उनका जो सहयोग सभी को मिला है उन सभी का धन्यवाद। और भी कोई लोग जो जाने अनजाने में इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्य करते हैं उन सभी का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और एक बात है कि हमने ये रुग्णानुभव का सेशन शुरू करते किया था तब फेब्रुवरी 21 में ये शुरू हुआ था। पहला कार्यक्रम तो सर को शुभेच्छा देना और सर को प्रणाम करना ऐसा ही था और उसके साथ फिर मार्च से ये रुग्णानुभव सेशन शुरू हुआ। अभी उसको पूरा 1 साल पूरा हो गया है, 12 मंथ्स पूरे हो गए हैं। लेकिन ये सेशन ये कार्यक्रम 1 साल पूरा होने के बाद भी हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं क्योंकि सभी का अच्छा प्रतिसाद भी है। और दूसरी बात है कि सर के बहुत सारे और भी शिष्य वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, चिकित्सक है जो अपना अपना अनुभव सबके सामने रखना चाहते हैं। तो उनको भी आपके सामने लाने का और ये अखंडित रुग्णानुभव सेशन हर महीने में एक बार प्रस्तुत करने का हमारा अमृत महोत्सवी कोर कमेटी का एक निर्णय है। तो हम हर महीने में शायद थर्ड संडे को या अगर कुछ चेंज हुआ तो उसमें बदलाव होके मिलने वाले हैं। तो आप सभी जन हमसे जुड़े रहेंगे और सभी के अनुभव के साथ हम हमारा चिकित्सक का काम और अच्छी तरह से करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सभी जनों का धन्यवाद। फिर नेक्स्ट महीने में भी हम मिलेंगे।